अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर पर्दा के साथ मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। ईरान अमेरिका तनाज़े का महवर क्या ईरान का एटमी फुजला है या ईरान का मिसाइल प्रोग्राम या फिर आबनाए हरमज़ पर ईरान का कंट्रोल। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान मशरिक़ वुस्ता की सियासत में आने वाली ड्रामाई तब्दीलियों ने वाज़ेह कर दिया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान सबसे बड़ा मसला आबनाए हरमज़ है, इसलिए कि ईरान आबनाए हुर्मस को अमेरिका से मुज़ाकरात के दौरान अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार बनाकर पेश कर रहा है। बुध के रोज़ आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल के हवाले से अमेरिका ईरान लफ्जी गोलाबारी से मामले की संगीनी का आगाज़ हुआ। जुमेरात को नामालूम सेम से आने वाले प्रोजेक्टाइल सिंगापुर के परचम बरदार जहाज से टकराए और ईरान की बार बार तरदीद के बावजूद अमेरिका ने हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहराया और फिर जुमे को रात गए सेंटकॉम ने फ़ज़ाई हमले में ईरान के साहिली इलाकों में नस्ब समंदरी निगरानी के सिस्टम और आलात को तबाह कर दिया। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीका और ईरान के हमलों और जवाबी हमलों के दौरान वाशिंगटन में एक अहम पेशरफ्त लेबनान इसराइल फ्रेमवर्क माहिदे की सूरत में सामने आई। अमेरिका की सालिसी में इसराइल और लेबनान के नुमाइंदों ने मुआहिदे पर दस्तखत किए, जबकि बतौर सालिस अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुआहिदे की तौसीक की, लेकिन ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम और इसराइल से तनाज़े की फ़रीक हिज़्बुल्लाह ने लेबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहिदे को मुस्तरद कर दिया। अमन के मुख्तसर दौरानिए से दोबारा जंग के खदशात तक गैर यकीनी हालात में जंगबंदी मुआहिदे की हकीकत क्या है? आबनाए हुर्मज़ दुनिया के लिए सांस की नाली है या अब ये ईरान का अमेरिका के खिलाफ स्ट्रेटेजिक हथियार बन चुकी है? और क्या अमेरिका, ईरान और इसराइल खुद को फिर से जंग की जानिब धकेलने में मसरूफ़ हैं? इन सवालों के जवाबात हम जानेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और मियां सनाउल्लाह साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। अब्दुल्ला साहब, जब ये मुफाहमत या मुआहिदा हो रहा था, खदशात तब भी थे कि अगर कहीं से कोई गलती हुई तो ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और कल भी मैं अपने गेस्ट से सवाल कर रही थी कि जो एक जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल फायर हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ममालिक की गलत फहमियों का फ़ायदा कोई तीसरा उठा रहा है? और अब लग रहा है कि ऐसा ही हुआ है क्योंकि फिर से हमले शुरू हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसे नहीं होगा, मामलात कंट्रोल में है अभी तो। और ईरान ने 3 रोज़ कबल ये कहा था कि जो उन्होंने एक मखसूस रास्ता बताया है, उसके ऊपर आप इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये है कि ईरान ने ये भी कहा था कि अगर आप इससे हट के कोई इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उसको हम हम्म। इजाज़त नहीं देंगे और हमें इत्तला दे के करें। उसकी वजूहात हैं, उसकी वजूहात ये हैं कि अभी तक एमओयू हुआ है, ना कि मुआहदा हुआ है। हम्म। और एमओयू के ऊपर स्टेप वाइज़ अमल होगा और ज़ाहिर है फिर उसके साथ स्टेप वाइज़ ईरान और अमेरिका दोनों एक-दूसरे के लिए कंसेशंस देना शुरू होंगे। अब इसके अंदर जो सबसे अहम बात है कि ईरान का इसमें मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने शील्ड माइन्स बिछाई हुई हैं एक बड़ी तादाद के अंदर और जी। साथ उनकी मिडजेट सबमरीन्स वहाँ मौजूद हैं। इसी तरीके से गन बोट्स मौजूद हैं, उनकी नेवल डिप्लॉयमेंट्स हैं और दीगर उन्होंने जो भी अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करने के लिए और हुर्मुज़ को अपनी एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री के अंदर तब्दील करने के लिए ज़ाहिर है कुछ नेवल इक़दामात तो उन्होंने किए होंगे। हम्म। और यही वजह है कि ईरान ने तंबीह की थी कि आप ऐसा कर जब भी करेंगे, कोई भी वेसल वहाँ से मूव करेगा तो हमें उसकी पेशगी इत्तला मिलेगी। मेरा ख़्याल है वो जो सिंगापुर का जहाज़ था उसका कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई या व्हाटएवर द रीज़न जी मे जी। बी, ये तो ख़ैर बाद में ही पता चलेगा। लेकिन वो उन्होंने जब किया तो फिर ज़ाहिर है एक प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। अब देखना ये है कि क्या ये ईरान ने किया या थर्ड पार्टी ने किया, क्योंकि इससे पहले हमें मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर बहरीन में, कुवैत के अंदर, यूएई के अंदर ये नज़र आया कि और ख़ास तौर पे ओमान के अंदर, तुर्किया के अंदर हम्म। भी कि जब मुख्तलिफ हमले हुए और पता ये चला कि ईरान ने उनसे इनकार कर दिया। और ये जो जासूस पकड़े गए इन ममालिक के अंदर, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, ये भी तमाम या इज़राइल के थे या भारत के थे। हैरानकुन बात ये है कि इनको तो ईरान का होना चाहिए था क्योंकि हम्म। जंग हो रही थी तो ईरान के लोग पकड़े जाने चाहिए थे, लेकिन पकड़े गए इज़राइल और इंडिया के। ये ऐसा कहना है इन अपने
जीसीसी ममालिक का। जी। तो इससे तो साबित ये होता है कि थर्ड पार्टी तो इसमें ज़रूर स्पॉइलर तो वो मौजूद है, हमें हुँ। सबको पता है और वो किरदार अदा करेंगे, आप उनको नहीं रोक सकते। उनको रोक सकता है तो सिर्फ़ अमेरिका, लेकिन अमेरिका भी जो अभी बातचीत जितनी नज़र आ रही है, वो ज़बानी कलामी नज़र आ रही है। देखिए बात ये है, मैं आपको एक छोटी-सी गुज़ारिश करूँ, इस टाइम पे चाहे कोई प्रोजेक्टाइल है, चाहे कोई मिसाइल है या कोई भी हमला है, क्या अमेरिका की सैटेलाइट्स और सिर्फ इस टाइम पे जो मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉच्ड ज़ोन है इस टाइम पे, वो तो यही रीजन है। जी, तो जी। अमेरिका हुँ। के जो जहाज़ हैं, एवैक्स हैं, दीगर उनकी सैटेलाइट्स हैं, उनके दीगर ऐसे चीज़ें मौजूद हैं, ड्रोन्स मौजूद हैं, जो हमवक़्त परवाज़ कर रहे हैं और लोगों को एक-एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। तो उनको नहीं पता चला कि ये प्रोजेक्टाइल कहाँ से आई है, किस बिल्कुल, तरफ से बिल्कुल। आई है। हुँ। इससे पहले भी जो हमले हुए, उनको ये नहीं पता चला कि ये किस जगह से आया। दिस शोज़ कि कहीं न कहीं अमेरिकन सिक्योरिटीज़ apparatus जो है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। हुँ। उसके अंदर भी कहीं इज़राइल के प्रो लोग जो हैं, वो बैठे हुए नज़र आ बिल्कुल। रहे हैं या फिर हुँ। डिलिबरेट इग्नोर किया जा रहा है। अब जो अमेरिका ने हमले किए हैं या उसके ऊपर रिएक्शन के अंदर ईरान की जानिब से जवाब आया है, ये वक़्ती तौर पे है। आई डोंट थिंक कि अरब ममालिक अब मुतहम्मल हो सकते हैं किसी एक बड़ी तवील जंग के लिए, जिससे पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हो, जिससे पूरी दुनिया का जो ट्रांज़िट सिस्टम है, वो जी। मुतासिर हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन और सी लाइनिंग मुतासिर हो जाए। हुँ, आई हुँ। डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी सो ईज़ी टुडे। तो सनाउल्लाह साहब, अब जो मुआहिदा इसराइल और लबनान के दरमियान हो रहा है, फिर उसकी हैसियत क्या होगी? क्योंकि हिज़्बुल्लाह ने तो उस मुआहिदे को मानने से इनकार कर दिया है और हिज़्बुल्लाह इस बात पे ज़ोर दे रहा है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा हुआ है, उस पर अमल किया जाना चाहिए। तो फिर उस मुआहिदे की क्या हैसियत होगी? क्या हिज़्बुल्लाह इसी तरह अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा और ईरान इसी तरह हिज़्बुल्लाह की मदद करते रहेगा? बेसिकली उसकी कोई अहमियत नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट। उस मुआहिदे की? और मैं एक खासी कन्विक्शन के साथ कहूँगा, क्योंकि ये डबल गेम है, डुप्लीकेट रोल है ना अदा वहाँ हो रहा है। हुँ। और ये डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं आप, उसका एक बयानिक रुख है हुँ। और क्लेवर मूव भी कह सकते हैं आप इसको। क्योंकि हिज़्बुल्लाह की जो बात हो रही थी, वो आप जीसीसी डिक्लेरेशन की तरफ जाइए, वो ज़्यादा डिस्कस पाकिस्तान में नहीं हुआ। वो अच्छा। बहुत खतरनाक हुँ। है अच्छा। और उसने खुल्लम-खुल्ला ईरान के खिलाफ खासी बातें की हैं और वो जी, जी, स्टेटमेंट्स आई बिल्कुल। हैं, हुँ। गुस्सा हैं वो। और उससे पता ये चलता है जीसीसी के सारे कंट्री एक साइड पे खड़े हो गए और ईरान अकेला रह गया। हालाँकि ईरान ने भी कॉन्फिडेंस लेने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, ब्रीफ देने के लिए टर्की से पाकिस्तान को तो मैं खुद आए थे हुँ। प्रेसिडेंट साहब, हुँ, हुँ। ओमान और सऊदी अरेबिया, कतर और ये कुवैत, ये सारी और इजिप्ट से भी बातचीत की। लेकिन अब लगता है कि वो सूरत-ए-हाल है ना थोड़ी-सी बदल गई है। वो इसकी वजह ये है कि डबल गेम करने की कोशिश कर रहा है ईरान। हुँ। ईरान अगर एग्री कर गया था, अभी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था, एमओयू है, एमओयू में बहुत सारी चीज़ें दोनों साइड पे एग्री हुई, जी। कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ ज़रूर हैं, लेकिन उनको बैठ के सीरियसली हल करने की ज़रूरत है। अब अगर आप है ना नॉन स्टेट एक्टर्स का वो उस ग्रुप को छोड़ने के लिए और उसको डिसआर्म करने के हक में नहीं है, जिसमें लेबनान की अपनी हुकूमत ने उनको डिसआर्म करने का अ अ अ पास किया हुआ जी, जी। बिल पास किया हुआ। अगरचे वो 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक कर नहीं पाया और उस हुकूमत में उनके 5 मिनिस्टर्स भी हैं। अब हुँ। जो चीज़ वहाँ पे है ना वाशिंगटन में सालिसी बना है अमेरिका, मैंने पहले जैसे कहा उसकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि उसको मानेगा नहीं हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुल्लाह कोई चीज़ अपनी अपनी तरफ से नहीं करता। बिल्कुल। अगर वो नहीं करेगा, इज़राइल वहाँ से नहीं हिलेगा, ना जाएगा। हुँ। अब ये कहना है कि ये मुतहम्मल नहीं हो सकते, जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब कह रहे थे, तो मुतहम्मल ईरान भी नहीं हो सकता। हुँ। ईरान खासा तकलीफ में है और खासी उसने है ना पेन ली है और डट के खड़ा है। करबला की याद दिला दी है उसने
वो अपनी जगह पे। लेकिन अगर मैं ईरान में रहा हूँ, चंद दोस्तों से इस पे बात होती रहती है थ्रू वॉइस मेल और दूसरी चीजों के जरिए से। हालत वहाँ हंसी अबतर है अच्छा। और लोग भी तंग आए हुए हैं। आप उसको देखिए, जब हुसैन हुए थे कितने लोग सड़कों पे निकल आए, कितनी खुशी का समा था। इसलिए ये कहना कि ये थोड़ा सा तत्ल आ गया है और ये सिर्फ ना आज के ही ना जो उसने मिलिट्री फ्रेश मिलिट्री अटैक्स हुए हैं अमेरिका की तरफ से, अमेरिका ने क्यों किए? आखिर कोई तो वजह होगी। वो तो उनके सर्वेलेंस में कितने के ना गैप्स हैं कि उनको पता नहीं चला। एक तरफ कहते हैं कि ये वो बहुत जबरदस्त मॉनिटरिंग हो रही है, तो अगर उन्होंने किया है तो ये सोच के किया होगा कि जी ये ईरान ने किया। ईरान ने बिल्कुल। फिर रिएक्शन दिखाया, बहरीन में कर दिया। अब ये वो चीजें हैं जो साबित करती हैं कि ये इनके दरमियान जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत लिमिटेड नेचर का है बहुत लिमिटेड है, और बिल्कुल। दोनों अपनी बातों पे डटे हुए हैं, वही कोशिशें कर रहे हैं। और अब क्या हकीकत है वो तो हम उसी को फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को देखते हैं, या फिर उसके बाद एक डिक्लेरेशन आई है जिसमें डट के बड़ी यहाँ बातें होती रही। मैंने जब कहा कि ये ऐसा कोई नहीं बनेगा कन्फेडरेशन और इसके बैरी अड्डा इनके अड्डे वगैरह जो है बेसिस हैं वो नहीं हटेंगे, बल्कि उसमें ज्यादा आना कंसोलिडेशन हो जाएगी। वो आपको बहरीन के डिक्लेरेशन से साफ पता चल जाता है। तो हम ये बहुत ज्यादा जज्बाती होके बहुत सारी बातें करते हैं। हमारी ख्वाहिश है और कि ये ईरान की हालत अच्छी हो, बिल्कुल। प्रॉस्परस हो, लेकिन जो वो एक मजबूत पिलर के तौर पे उभरा था, अब वो ऐसे और उसकी तरफ लोग देख रहे थे और ये ख्याल किया जा रहा था, अभी भी ये ख्याल है अगर वो ये समझौता हो जाता है। लेकिन ये समझौता जब भी होता है, डील जब होती है, अभी तो सिर्फ एमओयू है, फ्रेमवर्क है, तो जिसके फिर तहत तो इसका 4-5 मतलब ये पैनल हुआ। बन गए हैं। उन्होंने अभी टेक्निकल कंसल्टेशन जारी कर दी है। अगर डील हो भी जाती है तो जो ईरान चाहता है आपने हुर्मुज़ में वो नहीं हो सकेगा। सही। और उसके लिए बहुत क्लियरली सब कंट्रीज अच्छा, इस पर तो जीसीसी की वही आप जो बात कहे थे, हैं। डिक्लेरेशन भी आ गई है। जीसीसी मुमालिक भी इस बात पर रजामंद नहीं है कि हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल हो। तो अब्दुल्ला साहब, फिर हम ये कहें कि ईरान ज़्यादा सख्त रवैया दिखा रहा है? अगर तो मुआहिदा चल रहा है, अभी बात चल रही है और अभी मुआहिदे पे बाकायदा मामला तय होने हैं, तो फिर ईरान क्या ज़्यादा सख्त रवैया दिखा रहा है? देखें, एमओयू की कुछ कंडीशनैलिटीज थी। उसके अंदर ये भी था कि कोई एग्रेसिव एटीट्यूड्स नहीं होंगे और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा हतकमेज गुफ्तगू कर देते हैं वो नहीं जी जी, होगा। बिल्कुल। उसके बाद जब ये वहाँ स्विट्जरलैंड के अंदर एमओयू के ऊपर बैठे तो फिर एक टेक्निकल टीम भी बैठी जिसने फर्स्ट राउंड मुकम्मल कर लिया हुआ है। ईरान अगर सख्त रवैया दिखा रहा है या कोई और दिखा रहा है, मैं सिर्फ एक सवाल मेरे दिल में ये आ रहा है कि क्या जीसीसी मौजूद है? क्या टेक्निकली जीसीसी की कोई हैसियत है? क्या जीसीसी का कोई किरदार जंग रुकवाने में, सीज़फायर करवाने में या इस तमाम बहरान से निपटने के लिए जीसीसी, ओआईसी, अरब लीग आपको कहीं नजर आए? क्या नेटो नजर आया? क्या यूनाइटेड नेशन नजर आया? इररेलेवेंट अथॉरिटीज की कोई हैसियत नहीं हुआ करती, याद रखिएगा। जीसीसी ने बयान दिया तो बयान की क्या परवाह क्या है किसी को? उनकी है, उनको देख लिया उन्होंने। देखिए, ये एक रियलिटी है। और अगर सनाउल्लाह साहब जैसे ये फरमा रहे हैं कि जी वो इजराइल जो है लबनान में रहेगा, तो क्या जो 14 नुकात हैं एमओयू के, उसके अंदर कहीं ये लिखा गया है कि इजराइल अपनी फोर्सेस जो है वो वापस बुलाएगा? क्या इजराइल को अगर हमला करेगा तो अमेरिका उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगा? क्या ये लिखा गया है कि गजा के अंदर
जो उसने जुल्म ढाया हुआ है और इलाके कब्जे किए हैं, 70% इलाके के ऊपर वो काबिज हो गया है, क्या वहां से वो वापस जाएगा? तो इसका तो कोई जिक्र नहीं हुआ। तो फिर जो इजराइल का, चले यही हमें देख लेना चाहिए कि इजराइल, अगर हम ये तस्वर कर लें कि जी वो लबनान से वापस जाने के लिए आया है और दरियाए लितानी को जो है वो छोड़ने आया है, तो ये बताइए कि जब से इजराइल की नाजायज रियासत मारज़ वजूद में आई और उसने जितने कब्जे किए उनमें से किसको छोड़ा उसने? तो वो तो छोड़ने के लिए आए नहीं, वो तो ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए आए, और ग्रेटर इजराइल का ख्वाब बगैर अमेरिका की ताकत के मुमकिन नहीं है उनको। और ये इस टाइम पे एक टेम्पररी उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। दिस इज कॉल्ड ए मैं इसको स्ट्रेटेजिक पॉज कहता हूँ। ये एक वक्ती तौर पर एक पॉज आया है इस जंग के दौरान, लेकिन क्योंकि अरब दुनिया की मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं है, अरब दुनिया को अच्छी तरीके से मालूम है कि वो इस टाइम पे जंग के मुतहम्मल नहीं हो सकते, और साथ ही साथ अगर जीसीसी का अहम इजलास है तो फिर सऊदी अरब ने ईरान और दीगर ममालिक को बुला के एक जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो एक इजलास तलब कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो क्यों ईरान के साथ मफाहमत की बात कर रहे हैं? क्योंकि जीसीसी मुल्कों को ये पता चल चुका है कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। बिकॉज़ आप एक जो पहले से ही हारा तो मैं नहीं कहूँगा, जो पहले से ही जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि फियर अ मैन हु हैज़ गॉट नथिंग टू लूज़। अगर उनके पास कुछ वो है ही नहीं करने के, लूज़ करने के लिए, तो वो क्या मतलब आप उनको क्या डराने के लिए ईरान को बैठे हैं? हाउएवर इन सारे के अंदर आप देखिए कि जब ओपेक और ओपेक प्लस से यूएई निकल गया, जो कि एक बहुत बड़ा, यानी कि 7 मुख्तलिफ रियासतों को वो रिप्रेजेंट करती है रियासत, तो जब जीसीसी की फिर क्या हैसियत रह गई? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि जीसीसी को हम इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं जिसका वजूद ही नहीं है, और खुद अरब तो दुनिया अब्दुल्ला इस साहब, बात को जैसे आप तस्लीम कर बात रही कर है। रहे हैं फिर कि क्या उसकी वजह हैसियत है? क्या है, उसके फैसलों की और हैसियत क्या जो है बहरीन की ईरान को? जिक्र किया, जी मैं जी। बहरीन का जरूर जिक्र करना चाहूंगा। बहरीन पे आप देख लीजिए, वही बहरीन ना जो ये कहता है कि हमें वी आर प्राउड टू हैव ए मोसाद लार्जेस्ट हेडक्वार्टर आउटसाइड इजराइल। वो कहते हैं हमें फख्र है मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर। तो बिल्कुल। आप उस बहरीन की बात कर रहे हैं जिसको ये भी खतरा है कि उसके मुल्क के अंदर राइट्स शुरू हो गए थे। जब शुरू में अयाम में हमले हुए तो वहां बकायदा लोगों ने सड़कों पे जो है बाहर निकलना शुरू कर दिया, और उनकी लीडरशिप, क्योंकि वहां अहले तशियों की तादाद एक काफी बड़ी मौजूद जी है जी। वहां। तो जब वहां की तो लीडरशिप जो है वो तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मुल्क छोड़ के भाग चुकी थी। तो हम किस बात के ऊपर जो है वो बिलीव करें? तो फिर इस पर तो सनाउल्लाह साहब, जैसे अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि जीसीसी की या उसके फैसलों की हैसियत क्या है, तो अमरीकी सेनेट की तरफ से जो बिल पास हुआ है इस जंग के हवाले से ईरान के खिलाफ अमरीकी सदर को रोकने के लिए, क्या उसकी फिर कोई हैसियत है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। बेसिकली पहले तो आप जो है ना अब्दुल्ला गुल साहब की बात कर रहे हैं, मैं उनसे बहस से ना डायरेक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अपनी ओपिनियन बताई है, मैं जी उनकी जी। ओपिनियन को ना वैल्यू देता हूँ। लेकिन एक बात उन्होंने डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं पूछता हूँ कि अगर जीसीसी कुछ भी नहीं है तो ईरान को क्या पड़ी थी इतना सख्त ना नोटिस लेने की, इतना सख्त किस्म की ना स्टेटमेंट देने की? आखिर उनकी वजूद है और उनका वजूद खासा स्ट्रॉन्ग है। जी। अब वो न खित्ते के लोग हैं, बड़ी बातें हो रही थी कि वहां डिवाइड हो जाएगा, न स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप सारा चेंज हो गया, और न उसके बाद न वहां इस तरह की फ्रेगमेंटेशन के नतीजे में इस तरह का ग्रुप बन जाएगा। वो सारी बातें हमारे ज़हनों में छाई हुई हैं, हम वही बातें पसंद करते हैं कहना जो हमारे ख्यालात के बहुत करीब है। बाकी रहा आपने वो कांग्रेस की बात की, एक प्रेसिडेंट तो उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हुई है, तो उसने उसको मिनिमाइज अंडर प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन वो कांग्रेस की अपनी ना रेजोल्यूशन है, उसकी अहमियत है, लेकिन इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है कि वो उसको इम्पीच की तरफ ले जाएं या उसके खिलाफ एक्शन ले लें। अच्छा। अगर वो एक्शन ले लेते हैं वो उनका इंटरनल मसला है, उसका इफेक्ट
वो नहीं होगा जो खित्ते के लोग एक ग्रुप की सूरत में मिल के बात करते हैं। बात हुई है कि सऊदी अरेबिया ने क्यों बुलाया? सऊदी अरेबिया भी तो वहीं बैठा हुआ था जीसीसी में, या तो कहें कि नहीं बैठा हुआ था। ओमान भी तो वहीं बैठा हुआ था, जबकि ओमान और ईरान ने मिलकर बात की थी आपने कि कैसे है ना नेविगेशन को मैनेज करना है, और वो अथॉरिटी की बातचीत हो रही थी। ये सारी बातें हैं ऐसी जिसकी वजह से मैंने पहले कहा कि या तो ये डिप्लोमेसी अभी चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है, और अपनी अपनी पोजीशनिंग बदल के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश हो रही है। पॉसिबल है ये चीजें हों, लेकिन एक तरफ जो क्लियर नजर आता है, अब चाइना तो वहां नहीं बैठा हुआ, रशिया तो वहां नहीं आया, और रशिया की एक स्टेटमेंट मेरे आई है, और वो जंग के दौरान, जंग से पहले मुलाकात भी हुई है, और रशिया के साथ उनका यूक्रेन पे वो कोलैबोरेशन भी है। ईरान और जो चाइना है वो अलाइज नहीं है, फ्रेंडली कंट्रीज हैं, और जब वॉर की सूरत में चाइना कभी किसी की मदद नहीं करता, वो अपने अलाइज के साथ तो खड़ा होता है। चाइना का ईरान के साथ अलाइज वाला रिलेशनशिप नहीं है। जरूर मदद की होगी, लेकिन वो इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी और ना इससे रिलेटेड चीजें होंगी। लेकिन ये कहना है कि उन्होंने वेपन दे दिए हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, और उसकी वजह से ये दोबारा से है ना हो गए, मजबूत हो जाएंगे, और इसलिए ईरान को परवाह नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी खुशफहमी होगी। ईरान को जो है मजबूत है, अपने कुछ ना कुछ सहारे उसके, और कुछ ना कुछ स्टॉक फाइल्स उसने महफूज रखे होंगे, जो जिसका उसने आज भी जब अटैक किया तो जाहिर है उसमें आए, और उन्होंने स्टेबलाइज भी कर लिए होंगे अपने डैमेजेस वगैरह। उनकी इंडस्ट्रियल लोकल ड्रोन्स की और मिसाइल की फैब्रिकेशन भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मैं उसको चैलेंज नहीं करता, क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, और मैं ऐसी कोई बात कहना नहीं चाहता जिसकी वजह से जो एयर से पे हो या मेरे ख्वाहिश के मुताबिक हो। पॉइंट ये है कि ये तत्ल जो अब आया है, ये स्ट्रेटेजिक पास नहीं है। स्ट्रेटेजिक पास तो वो है जो इंटेंशनली किया जाए, ईदर ऑफ द टू कंट्री से एक स्ट्रेटेजी की और ये पॉलिसी के तहत किया जाए। ये तो वॉर का अपना मोमेंटम है। अब वॉर जब स्टार्ट होती है, उसके बाद उसको स्टार्ट करने वाला भी नहीं देखता वो किस तरफ का रुख लेती है, कहाँ रुकती है, कहाँ वो फैल जाती है पानी की तरह, किधर जहां बहाव उसका चलता है। उसको रोकना किसी के कंट्रोल में नहीं होता, अनलेस दोनों फ्रीक या उसमें मल्टीपल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ के मेडिएट ना करें। अब ये कहा गया कि ओआईसी किधर थी, अरब लीग कहाँ थी, नेटो कहाँ था, कहने इससे मैं अखज़ कर रहा हूँ कि चूंकि पाकिस्तान ने मेडिएशन की, इसलिए पाकिस्तान बहुत बड़ी कुव्वत बन गया। पाकिस्तान का को सेलेक्ट किया गया, पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया गया एक खास वजह से। तो पाकिस्तान की उनके साथ भी रिलेशनशिप थी, ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी थी, और इसकी इन पैरेलल बहुत स्ट्रॉन्ग इक्वेशन थी चाइना के साथ, रशिया के साथ फ्रेंडली ताल्लुकात थे, और फिर गल्फ की थोड़ा बहुत अगर रंजिश थी वो यूएई के साथ थी, लेकिन उनको भी एतराज नहीं था। वरना ये सारा काम तो स्टार्ट हुआ था टर्की से और ओमान से, फिर कतर भी इन्वॉल्व था। पाकिस्तान ने इन सब लोगों के साथ मिलके ये सारा काम किया। पाकिस्तान को बिल्कुल आगे लाया गया। इस पे मजीद भी बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे आप हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। बातचीत और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। नरेंद्र मोदी का ये बयानिया दरअसल पाकिस्तान से मुतालिक भारतीय खारजा पॉलिसी का वो बुनियादी असूल है जिसके तहत भारत गुज़श्ता 12 साल से पाकिस्तान से मुज़ाकरात का ऑप्शन मुस्तरद करता आ रहा है। लेकिन सूरत हाल में बदलाव पाकिस्तान के खिलाफ भारत के नाकाम ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 1 साल बाद यानी कि गुज़श्ता मई में उस वक्त सामने आया जब भारत के संजीदा हलकों की जानिब से पाकिस्तान से मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद ना करने का मुतालिबा सामने आया।
रद्देअमल में पाकिस्तान ने भारत से उठने वाली मुज़ाकरात की आवाज़ों को मुस्बत करार दिया और शायद यही तनाजुर है जो आज श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में पाक भारत खामोश मुज़ाकरात जारी हैं। ट्रैक 1.05 पाक इंडिया साइलेंट डायलॉग का नतीजा क्या निकलेगा? क्या एतमाद की फ़िज़ा बहाल होगी या सिर्फ मामलात रस्मी तौर पर ही आगे बढ़ेंगे? हम अपने मेहमानों से इस हवाले से जानेंगे। अब्दुल्ला साहब, कोलंबो में जो पाक भारत साइलेंट डायलॉग चल रहे हैं यकीनी तौर पर अहम पेशरफ्त है। जानना चाहूँगी कि मुज़ाकरात का लेवल क्या है? ये दोनों जानिब से हुकूमती सतह की कोशिश है या फिर किसी निजी ऑर्गेनाइजेशन का अज़म इसके पीछे है? देखिए, ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी का तरीकाकार होता है। मैं तो इसको ट्रैप टू कहता हूँ, क्योंकि ये तो ट्रैप होता है बेसिकली। इसके नताइज कभी भी मुझे तो कोई ऐसे खातिर खा नजर नहीं आए, क्योंकि इंडिया अपनी चीज़ों के ऊपर बैठा हुआ है। उनको लेके उसमें 1 इंच की भी वो लचक नहीं दिखाता। पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह पे बात करता है, और जाहिर है इस टाइम पे पाकिस्तान की एक मिलिटरली और स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली पोजीशन माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर है। जी इसमें जी। दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये मुज़ाकरात की वजूहात बहुत सारी हैं। सबसे पहले खित्ते के अंदर जो रूनुमा होती हुई तब्दीलियां हैं। सेकेंडली, दहशतगर्दी का जो अफगानिस्तान के अंदर हमें सामना है, बलूचिस्तान में केपीके के अंदर, और अब जो कश्मीर के अंदर जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जाहिर है भारत इसके ऊपर मानेगा नहीं कभी। इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस हम माजी में भी दे चुके हैं, और भारत अपनी मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म के ऊपर भी काम कर रहा है। दिफाई बजट उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो मजीद वो 6 रफ़ेल के स्क्वाड्रन्स भी खरीद रहे हैं, F-400 और दीगर भी F-500 भी लेना चाहते हैं। यानी कि मल्टीपल डोमेन के अंदर वो अपना काम कर रहे हैं। वॉरफेयर के अंदर भी वो इंटीग्रेशन ऑफ द 3 फोर्सेस वो कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन अब उनको ज़रूरत क्यों है? देखिए, ज़रूरत इस बात की है कि बहुत सारे मामलात हैं जो कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के समुद्रों के साथ उनको ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उनको लेवरेज चाहिए होगा। इसी तरीके से जो एक अफ़गानिस्तान से लिंकेजेस हैं, जो कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है या कोई और चीज़ है, उसके ऊपर वो देख सकते हैं। फिर उनको नेचुरली ये भी नज़र आ रहा है कि कश्मीर के ऊपर बावजूद कोशिश के अब मैं जो इंडिया है, वो कोई ज़्यादा एक्सेस हासिल नहीं कर पाया। जी जी, लेकिन वो बिल्कुल। सबसे पहले टेररिज्म के ऊपर बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी हमने हुकूमत से बात करनी है, हम तो डायरेक्टली। और फिर वो जो मेन इश्यूज़ हैं, जो कोर इश्यूज़ हैं, चाहे वो शेर क्रीक का है, वो पानी का है, और पानी का अब इशू बहुत बड़ा है। और इसी तरीके से क्योंकि हम उसको बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के अंदर एक्ट ऑफ वॉर करार दे चुके हैं, और हमने रिस्पॉन्स करने का भी अंदिया दिया हुआ है। दूसरी जानिब जो है वो आपका सचिन का भी इशू है, तो ये भी जी। एक बहुत बड़ा मामला है। तो ये जो बलूचिस्तान के अंदर खास तौर पे टेररिज्म नेटवर्क भारत चला रहा है, ये पाकिस्तान के पास भी शवाहिद मौजूद हैं। सोशल मीडिया की प्रोपगेशन है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडियन मीडिया बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट है, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से ये बातचीत तो एक किस्म की खामोशी से जो है वो चलती है। और वैसे भी श्रीलंका एक अच्छा मीटिंग पॉइंट है। उसकी वजह यह है कि इंडियंस भी जो है वो आराम से वहाँ आ सकते हैं, पाकिस्तानी भी गालिबन अब वीज़ा फ्री पॉलिसी बेहतर हो सकते हैं। तो हाउएवर लेट्स सी के क्या होता है, लेकिन फिलहाल मुश्किलात में मेरे ख्याल में इजाफा मुझे नजर आ रहा है आने वाले अच्छा। वक्तों में, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है वो किसी भी सूरत कोई भी यू नो दे डोंट वांट टू गिव 1 सेंटीमीटर ऑफ कंसेशन टू पाकिस्तान, क्योंकि उनकी ले- तमाम जो सियासत है वो पाकिस्तान मुखालफत के ऊपर चल रही है। इसलिए वो आपको किसी किस्म की भी लेवरेज नहीं देंगे। फिर जो लेकिन ईरान के अब्दुल्ला साथ साहब, उन्होंने किया ये मुज़ाकरात जो है, विशाखापट्टनम इनका के अंदर, मुतालिबा तो इंडिया के अंदर से ही आया है ना। इनके सियासी और जो साबिक फौजी शख्सियात हैं उन्होंने किया है, और कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने भी मुज़ाकरात के मुतालबे के लिए आवाज़ बुलंद की है। तो फिर हम इसको ये कहें कि मोदी के अपने हदफ में ये नाकामी का सबूत है और मोदी कभी भी इसको कामयाब नहीं होने देंगे?
नहीं मोदी, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि इंडिया के अंदर तो लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, द हेयर अट्रैक्ट टू के लिए भी बात तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि लड़के वो हासिल नहीं कर सकते। यही जैसे कि जीसीसी ममालिक को ये समझ है कि लड़ने से ईरान का तो नुकसान जरूर होगा, लेकिन उनका नुकसान बेतहाशा होगा। इसलिए इंडिया को भी मालूम है कि जी लड़ने से पाकिस्तान से कुछ हासिल नहीं करेंगे, अलबत्ता उनकी जो बड़ी इकोनॉमी जिसके वो बड़े चर्चे मार करते हैं उनका सत्यानाश हो जाएगा, इसमें तो राय नहीं है, एंड दे नो इट वेरी वेल। अब जो ये जो ऑपोजिशन है या इस तरह से उनके कोई थिंक टैंक्स हैं वो तो कहते हैं कि वी मस्ट ओपन अप ए डायलॉग विद पाकिस्तान, लेकिन नरेंद्र मोदी डायलॉग के लिए नहीं आया, वो तो सिंदूर 2 कर रहा है, ऑपरेशन त्रिशूल कर रहा है, महादेव कर रहा है, उसकी कोई स्टेटमेंट कोई दिन नहीं गुजरता। और शुरू में तो नरेंद्र मोदी जो 0 आर था, जो सबसे पहले दफ्तर जाके वो बकायदा 1 घंटा ब्रीफ लेता था पाकिस्तान का पानी कैसे रोकना है और उसके ऊपर अमली मंसूबे कैसे उनको जामा पहनाना है। तो ये वो तमाम चीजें थी। तो इससे आपको क्या माहौल में जो है वो शाइस्तगी नजर आ रही है या तशनगी? तो मैं तो तशनगी को देखता हूँ फिलहाल। मैं तो कोई इस किस्म के मामलात को सुधरते हुए फिलहाल नहीं देख रहा, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया के ऊपर ट्रेड टैरिफ भी अमेरिका ने 18% कर दिया, जो पहले ज्यादा था। फिर इसी तरीके से इंडिया को यूरोपियन यूनियन से भी एक बहुत बड़ी डील मिल गई, डील ऑफ द सेंचुरी मिल गई, जहां 90% इंडिया की मसनूआत पे ट्रेड टैरिफ 0 हो गया, जबकि गालिबन 57 ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर इंडिया ने यूरोप के जो आइटम्स हैं उनको 0 किया है। तो इस सारे के अंदर इंडिया फिलहाल जो देख रहा है वो बियॉन्ड चीजें देख रहा है, इन चीजों से हट के देख रहा है। और नरेंद्र मोदी की तमाम इलेक्शन कैंपेन, खासतौर पे जो उसको अभी बिहार के अंदर कामयाबी मिली है, गो के वो सारी 2 नंबरी धांधली से की गई है, लेकिन वो इसको कामयाबी गर्दान रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का इस टाइम पे जो सूरत हाल है, उसकी सियासत एंटी पाकिस्तान है, और एंटी पाकिस्तान का मतलब यह है कि उसको इससे तकवीयत मिल रही है और वो ये कंटिन्यू करेगा रादर देन के वो डायलॉग की तरफ जाए। तो सनाउल्लाह साहब, आपके ख्याल में ये डायलॉग किस तरफ जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका का फेवरेट है और नरेंद्र मोदी के इस वक्त ज़्यादा ताल्लुकात, जैसे बात भी कर रहे थे इस हवाले से कि ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात यूरोप के साथ चल रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये जो अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा होगा? मैं ये एक्चुअली उसके अगर साइड लाइन पे ये अनऑफिशियल है, वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू चल रहे हैं, मुझे कोई पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया, मेरी नज़र से ये बात नहीं गुजरी। आपका जो क्वेश्चन है कि ये ना EU जो है वो एक छोटा ब्लॉक है, वो सारा कमर्शियल ब्लॉक है, उसकी सिक्योरिटी जब नेटो को खत्म कर देंगे, जो कि खत्म होना नहीं है, और उस पे कमजोर वो जरूर है, और जर्मनी उसमें अपना हिस्सा डाल के उसको मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर हुआ भी तो उस तरह का वो एक थर्ड फोर्स के तौर पे नहीं है सिक्योरिटी के एंगल से। और फिर दूसरी बात ये है कि ये इंडिया के ताल्लुकात खासे स्ट्रेटेजिक हैं अमेरिका के साथ, उसमें कोई फर्क नहीं आया। और उसके जो भी 4-5 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उनमें से किसी में कोई वो नहीं पड़ी, दरार नहीं आई। तो इसलिए पाकिस्तान अब फेवरेट में है। पाकिस्तान के ताल्लुकात एक्सीलेंट हैं, लेकिन कोई पता नहीं है ये फेज कब तक रहता है, ये अच्छा सर, ये इस हवाले से सनाउल्लाह साहब, आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात कोलंबो में चल रहे हैं, और जैसे हम बात करें कि पाकिस्तान ने तो कभी भारत से बातचीत से इनकार नहीं किया। 12 साल से मुज़ाकरात करने वाले जो दिल्ली के हुक्मरान हैं, वही कोलंबो डायलॉग की उन्होंने विंडो खोली है, और अब ये मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के दरमियान चल रहे हैं। तो इस हवाले से आपसे जानना चाह रहे थे कि क्योंकि कुछ अंदर के इंडिया के लोग ही हैं जिन्होंने इन मुज़ाकरात के हवाले से बात की कि पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात की विंडो है उसको मुकम्मल तौर पे बंद नहीं किया जाना चाहिए। वो मैं उन स्टेटमेंट से वाकिफ हूँ, लेकिन मैं उन स्टेटमेंट को इतना
क्रेडिबल नहीं समझता फ्रैंकली। ख्वाहिश लोगों की है, वहाँ सीनियर वॉइसेस जरूर हैं, और है ना मैं वहां से खुद वो क्या कहते हैं एनजीओ बन के जो है ना निकाला गया था, जो होता है कि जी आप कश्मीर में आईएसआई के सरगुना के तौर पे काम कर रहे थे। अच्छा। मैंने वहाँ 2 पोस्टिंग काटी हैं, तो मैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को जानता हूँ थोड़ा बहुत, अच्छा। और बस में डिप्लोमेसी में क्योंकि 34 साल गुजारे हैं, उस एंगल से भी जानता हूँ। तो एक खुद का रहना राब्ता है कि मैंने उस मुल्क को देखा हुआ है, उस मुल्क के लोगों से है ना बातचीत की हुई है। तो मैं ये समझता हूँ मोदी के होते हुए आप उससे खैर की तवक्को नहीं रख सकते। बिल्कुल मैं ठीक। अब्दुल्ला गुल की जो बात, मैं उनसे टोटली एग्री करता हूँ कि ये शख्स ना राजीव गांधी है, ना इवन वो भी नहीं है, वाजपेयी भी नहीं है। हालांकि वाजपेयी भी इतना सिंसियर नहीं था, लेकिन उसने भी एटलीस्ट है ना हमारे है ना मॉन्यूमेंट पे आके विजिट किया था लाहौर में, और उसके बाद जो था वो वजारे कायदे आज़म पे आया था। खुशवंत सिंह है ना, जसवंत सिंह ने एटलीस्ट अपनी किताब में लिखा था जो कि जी कहाँ उन्होंने गलती की। ये वो नहीं है। अच्छा। ये तो फुल कमिटमेंट है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, और आइसोलेट इकोनॉमिकली करना है, क्योंकि फिजिकली तो अब पाकिस्तान का वजूद खतरे में नहीं है। छोटी बहुत हमारी प्रॉब्लम्स हैं बलूचिस्तान की, अफगानिस्तान की, वो बैटल एरियाज हैं, और वो हमारे मुल्क को खत्म पूरी वो उस तरह नहीं कर सकते डिसइंटीग्रेट जिस तरह 71 में हम हुए थे। हाँ, हमारे लिए अगर उनकी जो सबसे बड़ी शरारत है वो ना कश्मीर में जो उन्होंने फ्रंट खोला है, जी जी, वो बिल्कुल। खतरनाक है। तो तो से उनसे कोई बैद नहीं है। अब मेरा ख्याल है आप उस सब जो बातें कर रहे हैं, बातचीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो वाटर है ना डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उन्होंने बात कही है, मैंने वो जरूर पढ़ी है, लेकिन दूसरी बातों की तरफ मैंने 1-2 दिन में कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा। ना मैं उस पर फोकस चले ज्यादा बात चले ठीक है। अब्दुल्ला साहब, आपकी जानिब फिर मैं आती हूँ। जो पाक भारत दायमी तनाज़ात हैं, आपके ख्याल में उनके हल की सिमत में इन मुज़ाकिरात की कोई अहमियत है? जैसे मसला कश्मीर और पानी का तनाज़ा, क्या कुछ इनमें कोई बेहतरी आएगी? कोई मुज़ाकिरात की तरफ मामला जाएंगे? देखिए, मुझे ये बताइए कि माज़ी में जो मुज़ाकरात हुए ट्रैक 2, मैंने तो आपको यही बताया है कि ट्रैक 2 लुक बिज़ी डू नथिंग वाली बात होती है, तो उनसे क्या हासिल हुआ? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको माज़ी के जो डायलॉग्स थे इंडिया के साथ, आपने कुछ हासिल किया? तो वो तो अभी तक तो कोई ऐसी आपको पिछली 2 दिहाइयों के अंदर तो ऐसा कोई पेशरफ़्त नज़र नहीं आती, जिसके अंदर इंडिया से मुज़ाकरात के साथ मामला तय हो गए हों। अभी उनकी इकोनॉमी बेहतर है, उनको गरूर है, उनको फ़िलहाल ज़रा सिंदूर की तरफ से थोड़ा-सा पाकिस्तान ने जब सेका लगाया है, तो वो और बात है। लेकिन उनके लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज उभरा है। दे आर गोइंग टू कम फॉर यू, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। उन्होंने डी-एस्केलेशन नहीं की। उन्होंने मल्टीपल जो हमारी सरहद है, उसके ऊपर अपनी फ़ौज उसी अंदाज़ में बिठाई हुई है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली ब्लीड करें, और जबकि एक तरफ इकोनॉमिकली और दूसरी तरफ जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़े। वो अपना दायरा-कार जो है वो बढ़ाएँगे, वो आपको कराची की तरफ भी लेके जाएँगे, वो आपको सिंध के अंदर लेके जाएँगे। उनका कोशिश ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वो शोरश बपा करें। उनका ये ख़्याल है कि वो टीटीपी, जमात-उल-अहरार और दीगर जमातों को वो इकट्ठा करके उनको ट्रेन करें, फाइनेंस करें, और इज़राइल इसके अंदर मुकम्मल उनको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ जो है बलूचिस्तान के अंदर उनका एक मजबूत उन्होंने नेटवर्क अब बीएलए के ज़रिए कायम किया हुआ है। रोज़ाना तो फिर क्या ऑपरेशन अब्दुल्ला हो रहे साहब, इन हैं। आज भी मुज़ाकिरात को आपको हम पता बगल है में छुरी मुँह में राम-राम कहें? नहीं, वो तो इस टाइम पे बगल में भी छुरी इससे है और बढ़कर मुँह में है भी छुरी है। ये देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि तो वो लोग हैं ना
जो जिसके अंदर चाहते हैं कि ठीक है जी, कोई बातचीत हो जाए। पुराने, आपको पता है, कोई रिटायर्ड अफसरान होते हैं, कोई रिटायर्ड कारोबारी लोग होते हैं, या कोई दफ्तर खारजा से या इस तरह से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, थिंक टैंक्स होते हैं। वो कहते हैं कि चलें जी, कोई ना कोई राब्ता दरमियान में एक रहना चाहिए। हम्म। और ज़रा हुकूमतों की भी खामोश, जिसको कहते हैं, नीम रज़ामंदी उनके लिए हो जाती है कि ठीक है, अब जब एक मुल्क को दूसरे मुल्क के अंदर अपने सफ़ीर ही नहीं रखे हुए, आपने जो है वो दर्जा कम के रखा हुआ है, तो कैसे आप जो है वो मामलात को हल करेंगे? आज उन्होंने सिंदूर के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके 6 जो फौजी थे वो मारे गए थे। तो ये तो बात पाकिस्तान के हक में जाती है। पाकिस्तान हम्म। ने साबित कर लिया कि हाँ, वाक़ई जो है वो क्या हुआ। फिर अभी जो वीडियो बड़ी वायरल हुई, एक वो जो उनका एयरफोर्स ऑफिसर है, वो कह रहा है कि हमारे पास 32 राफेल हैं। तो भई 36 थे, तो 32 कैसे रह गए? उसके बिल्कुल। बाद फिर थोड़ी देर बाद वो हम्म। कहता है, उसको गलती का एहसास होता है, वो कहता है नहीं, हमारे पास 36 राफेल हैं। तो वो, यानी कि जो हकीकत है वो तो अब खुल के सामने आ रही है। इसलिए भारत जो है वो अब मज़ीद बढ़ोतरी कर रहा है, और यही वजह है कि वो जनरल द्विवेदी ने जो इस किस्म की बातें कही हैं, जो उनका आर्मी चीफ है, और जिस तरीके से जनरल राणा जो नया उनका अनिल चौहान को उन्होंने रिप्लेस किया है एज़ सीडीएस, तो ये सारी चीज़ों को अब देखें ना कि वो क्या कह रहे हैं। वो बातें हम्म। ये कह रहे हैं, जो मानिक शाह ऑडिटोरियम के अंदर उसने बातें कही हैं, वो तो कहीं भी कोई कंसेशन पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं है। दे आर गियरिंग अप फॉर अ नेक्स्ट कोलिजन विद पाकिस्तान, और उसी के लिए ये तमाम वो चीज़ें कर रहे हैं। और वो इसके अंदर ये चाहते हैं कि ठीक है, चलो, जैसे अफ़गानिस्तान में आपको पता है, डायलॉग साथ होते रहे और उधर पाकिस्तान के ऊपर हमले जारी होते थे, हम्म। दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और आज बिल्कुल। भी हो रहे हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। क्यों उड़मची के अंदर उस वक़्त डायलॉग नहीं हो रहा था? बिल्कुल हम्म। डायलॉग हो रहा था। क्या तुर्की में और कतर के अंदर डायलॉग नहीं हुआ? तब भी हुआ। लेकिन फिर क्या किया? फिर वहीं वापस की बात है। तो इंडिया ने एक हेवी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को फैलाने की। उसके लिए तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं, सोशल मीडिया है, सबवर्जन है उसके अंदर। इसी जी। तरीके से नौजवान नस्ल को पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ करना है, हम्म। वगैरह-वगैरह। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। और पानी के ऊपर आप देख लें कि पानी के ऊपर तो वो अब डायरेक्टली वायलेशन शुरू हो चुकी है। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर पानी के बहुत सारे जो है मसाइल बढ़ रहे हैं। तो वाटर स्केर्स कंट्री के अंदर पाकिस्तान आ रहा है। तो इंडिया जो है, दे आर नॉट गोइंग टू लीव यू लाइक दिस। इनके साथ हमें एक दोबारा मार्का करना पड़ेगा। ये द मैटर इज़ नॉट अबाउट इफ इंडिया इज़ गोइंग टू go into war with Pakistan. The matter is that when India is going to go into a war with Pakistan. तो सनाउल्लाह साहब, आलमी अदालत के अगर हम फैसलों को फिर देखें तो पाकिस्तानी दरियाओं पर भारतीय कब्जे को भी गैर कानूनी करार दे चुकी है। वो तो सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के हवाले से भी आलमी अदालत ने पाकिस्तान के हक में ही फैसला दिया है। तो फिर इन फैसलों पर अमल दरामद कैसे होगा? अगर तो इस तरह के मामला चल रहे हैं, ज़ाहिर हम अपने हमसाये तो अब बदल नहीं सकते, उनके साथ पाकिस्तान तो बार बार मुज़ाकरात की बात करता है, मामलात अच्छे करने की बात करता है। इन फैसलों की फिर क्या हैसियत रहेगी? इसी के लिए जिन फैसलों की आप बात करते हैं वो उस अदालत को तो वो मानते नहीं है, और है ना उसकी इसराइल की तरह। फिर वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। जब एक है ना पार्टी मानती नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, तो उसका प्रॉब्लम हो जाता है। फिर दूसरी जगह उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, ये भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला हुआ। और ये वो बातें हैं जो एक्सपर्ट्स बैठ के दोनों कंट्रीज बैठ के आपस में फैसला कर सकते हैं। यूनिलैटरली तो उसको रिवोक नहीं किया जा सकता था, उन्होंने कर दिया। और ना पाकिस्तान से कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस हुई है कि जो उस पर मॉनिटरिंग करने में फला रहा कि टाइम पे टाइमली एक्शन नहीं लिया गया या लेने की कैपेसिटी नहीं थी। हमारे एक्सपर्ट्स कुछ ऐसे होंगे जो ये काम नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था। अब देखने वाली बात है, टनल बन रही है उनकी। अगर जी। टनल बनती है तो उसका इफेक्ट तो होगा। अभी तक तो वो उनके पास कैपेसिटी नहीं है जो उनकी की तरह ड्यू बनता है, उनका शेयर बनता है, वो पूरा अपना शेयर ले सकें। लेकिन एक स्टेज आ सकती है ईस्टर्न ना रिवर से वो सारा का सारा अपना शेयर लेके और फिर वो हरकत भी कर सकते हैं, राजस्थान की तरफ भेज सकते हैं कि ये हमें, जिस तरह वो कहते हैं, नॉट ए सिंगल है ना ड्रॉप ऑफ वाटर इंडियन टेरिटरी का इधर आएगा। फिर अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो हमारे पास एक
हम फिर नजरें डालेंगे चाइना की तरफ, क्योंकि चाइना भी अपर रनर बन जाता है और ये लोअर बन जाता है, रिपेरियन बन जाता है, जो हमारी पोजीशन है। तो फिर खुला मैदान है और उसमें देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। और वो हमने तो, हमारी गवर्नमेंट ने तो खुल के कहा हुआ है कि ये वार ऑफ एक्ट होगा। और अगर आप दुनिया की जंगों को देखें, दुनिया के लॉज को देखें, जहाँ पानी बंद किया जाता है उसको एक लिजिटिमेट एक्ट ऑफ वॉर बिल्कुल। तस्वर किया जाता है। तो फिर अगर हम भी उस पे जाएंगे तो फिर तो आलमी दुनिया को पता चलेगा कि जी पाकिस्तान किस हालत में है। जी और जी पाकिस्तान बिल्कुल। में पहले ही पानी की कमी है। तो मेरा ख्याल है कि फिर हम जस्टिफाइड होंगे तो पूरी तरह दुनिया के सामने जो सही। भी हम एक्शन तो उठाएंगे। अब्दुल्ला साहब, आपके और ख्याल इस बात में का पाकिस्तान अपनी इंडिया को भी सिफारतकारी की बेहतरीन सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए ऐसा कोई दबाव भारत पे डाल सकता है? क्योंकि अभी पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है, पाकिस्तान के बहुत से ऐसे मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हुए हैं जिनके साथ गालिबन पिछले कुछ सालों में इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। तो क्या ये मुमालिक पाकिस्तान का साथ देंगे भारत की इस जारहियत के खिलाफ? देखिए, अभी तक तो भारत को किसी मुल्क ने एक दफा ये भी नहीं किया कि इंडस वाटर ट्रीटी की बराह रास्त उसने जो है वो वायलेशन की। और उसके ऊपर अमेरिका या किसी और मुल्क ने ये भी नहीं कहा कि जनाबे वाला आपने ये गलत काम किया है। अगर बिल्कुल। वो सिर्फ सफीर को बुला के, किसी थर्ड सेक्रेटरी को बुला के एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा देते तो मामलात कुछ और होते। हाउएवर कि ये एक विशफुल थिंकिंग तो जरूर हो सकती है, लेकिन याद रखिए, कॉन्डोलीजा राइस से लेके हिलरी क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन से लेके मार्को रूबियो तक तमाम इंडिया को अपना एसेट डिक्लेयर करते हैं, उनको अपना नेचुरल एलाई गिरदानते हैं और पाकिस्तान को वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं। यानी कि वो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमारी शिप खत्म हो गई 2021 में अफगानिस्तान के इनखला के बाद। और अब जो है वो पाकिस्तान ने जो मीडिएशन की है, अनडाउटेडली ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन पाकिस्तान को इसका मीनिंगफुल रिजल्ट जो है वो नहीं मिला अभी तक, क्योंकि ना पाकिस्तान के कर्जे माफ हुए हैं, ना पाकिस्तान को अमेरिका ने मोस्ट फेवरेट नेशन डिक्लेयर किया, ना पाकिस्तान के साथ भारत की तरह 10 साल की दिफाई डील अमेरिका ने साइन की, और ना ही पाकिस्तान का पानी का मामला जो कि शेर क्रीक का मामला है, कश्मीर का मामला है, उसके ऊपर कोई भी पेशरफ्त अमेरिका की जानिब से रिटर्न फॉर्म में जो मेजर्स थे वो नहीं लिए गए। अब हमें ये देखना इसके अंदर, बल्कि जबकि अब हम देखते हैं कि जीसीसी कह रहा हूँ, G7 का जब इजलास हुआ तो नरेंद्र मोदी को उन्होंने जिस तरह से भी हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी फ्रंट रो में खड़ा था, होस्ट कंट्री के राइट साइड पे ट्रंप खड़ा था तो दूसरी जानिब मोदी खड़ा था। और फिर यूनाइटेड नेशन ने जो अभी रिपोर्ट लिखी उसके अंदर ये कहा कि इंडिया ने ये पाकिस्तान पे जो एक्ट ऑफ वॉर का उसने जो इस्तेमाल किया था आर्टिकल 51, वो गलत किया था और इंडिया 60 दिन में जवाब दे, लेकिन इंडिया ने जवाब अभी तक उसका नहीं दिया। अभी तक जवाब नहीं फिर दिया। उन्होंने ये कहा था कि पानी बंद करना किसी भी मुल्क का ये गलत है, ये माहौलियात और इंसानियत दुश्मन है, इंडिया जवाब दे। इंडिया ने जवाब नहीं दिया। तो इंडिया को दबाने वाला कौन है? वो यही हो सकता है ना कि या तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके ऊपर वो ट्रेड टैरिफ 50% आयद करते हैं जिस तरह से उन्होंने किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो उनका ट्रेड टैरिफ 18% कर दिया है, पाकिस्तान का 19% है, 10 साल का दिफाई मुआहदा उनसे कर लिया। और ये तमाम चीजों को अगर मद्देनजर रखें तो आपको पता चलेगा कि जो खास तौर पे अफगानिस्तान में, मेरी नजर में तो कोई इसमें उभाम है ही नहीं, अमेरिका, इंडिया और इजराइल ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आपके लिए कभी खैर नहीं रहेंगे। इनका आपस में इत्तेहाद है और दुनिया को हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला मामला दिखाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका और मियां सनाउल्लाह साहब आपका। एक ब्रेक से हमारे साथ रहिए। चंद रोज कबल इटली के शहर बरेशा अल्बरेनी पार्क में एक हौलनाक मंजर पेश आया जब एक नाइजीरियन शहरी खेल कूद में मसरूफ बच्चे पर चाकू से हमलावर हुआ। नाइजीरियन शख्स ने हमले के दौरान बच्चे की गर्दन को मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन बच्चा उस शख्स की गिरफ्त से बचने में कामयाब हो गया।
उसी लम्हे मुनशियात के आदी नाइजीरियन ने करीब ही साइकिल चलाते दूसरे बच्चे को गर्दन से सख्ती से दबोच लिया। ये मंजर देखकर बीवी बच्चों के हमरा तफरीक के लिए पार्क में आए नवीद असलम नामी पाकिस्तानी तारिक वतन मर्दाना वार आगे बढ़े और नाइजीरियन शख्स को दबोच लिया। यूं बच्चे को मुलजिम की गिरफ्त से निकलने का मौका मिल गया। नवीद असलम पुलिस की आमद तक नाइजीरियन शख्स को काबू में किए बैठे रहे और पार्क में तफरीह के लिए आने वालों को किसी भी मुमकिन सानहे से रोकने की वजह बन गए। उसके अगले ही दिन इटली के अखबारात ने गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले नवीद असलम को नुमाया कवरेज दी और मुतादिद टीवी चैनल से उनके इंटरव्यू नशर किए। बरेशा शहर की मेयर लोरा कॉस्टेलिटी ने पार्क में बच्चों को हमलावर से बचाने वाले नवीद असलम के एजाज़ में तकरीब भी मुनक्किद की और उनकी जुर्रत और शहरी जिम्मेदारी के एतराफ़ में यादगारी शील्ड से नवाजा। गैर मामूली बात यह है कि बहादुर और जरी नवीद असलम दिल के मरीज़ हैं और पीस मेकर के साथ अपनी सरगर्मियां अंजाम देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने संगीन सूरत हाल में अपने औसान को यकजा रखा और घबराए बगैर मनसूबा बंदी से हमलावर को नाकाम बनाया। बिलाशुबा पाकिस्तानी जिंदा कौम है, पाइंदा कौम। दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन स्टेट के 80,000 शहरियों ने दुनिया के अमन के लिए अपना लहू निछावर किया और आज भी दुनिया भर में यही अदा हमारी पहचान बनी हुई है। नाज़रीन, जब क्राइस्ट चर्च मस्जिद पर दहशतगर्द हमला हुआ तो पाकिस्तानी नौजवान नईम राशिद ने 20 मासूम शहरियों को बचाते हुए दहशतगर्द को रोकने की कोशिश में अपनी जान दे दी। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलवी सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद ताहा वेस्टफील्ड बॉन्डी जंक्शन पर चाकू हमले के दौरान दहशतगर्द के सामने आम लोगों के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। दहशतगर्द को रोकते हुए खुद शदीद जख्मी हुए, मगर बहुत सी जिंदगियां दहशतगर्द के सफाक हमले से बचाने में कामयाब रहे। गाजी मोहम्मद ताहा की जीदाराना कोशिश को ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने सरकारी सतह पर खिराज तहसीन पेश किया। इसमें कोई शक नहीं कि नईम राशिद शहीद, मोहम्मद ताहा और नवीद असलम जैसे पाकिस्तानी पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, कौम के माथे का झूमर हैं और कौम के नौजवानों के लिए मशले राह हैं। बिलाशुबा ये लोग ही हमारे असल हीरो हैं। कौम के हकीकी हीरोज़ को सलाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।